हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं क्या चीज़? भैया ध्यान रखिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। पूरा आरएनए डीएनए पढ़ने वाले हैं, पूरा आरएनए डीएनए, जबरदस्त कंसेप्ट, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, तो इसकी कहानी प्रारंभ होती है अनुवांशिकता से। कहाँ से? अनुवांशिकता से। तो अनुवांशिकता क्या है? तो प्राणियों में और इस स्पीसीज में स्पेशल है ना, प्राणियों में क्या पाया जाता है डियर स्टूडेंट? अपने जनक के समान गुण पाया जाता है, ठीक है। और यह गुण पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती है, ठीक है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं अनुवांशिकता। जैसे भाई हम लोग बोलते हैं कि वो अपने पापा के जैसे दिख रहा है, या वो दोनों भाई के बाल एक जैसे हैं, ठीक है, या उसके जो है नाक उसके पापा पर गया है ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है? अनुवांशिकता के कारण होती है, ठीक है। इन सब का रीजन क्या है? अनुवांशिकता है। और अनुवांशिकता किस कारण होता है? तो अनुवांशिकता जो होता है डियर स्टूडेंट, वो उसके लिए जिम्मेवार जो चीज़ है, अनुवांशिकता के लिए जो जिम्मेवार चीज़ है वो है कोशिका का केंद्रक। केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक है, कोशिका का केंद्रक। तो कोशिका के केंद्रक में ऐसा क्या पाया जाता है? ठीक है, कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है, जो क्या है? अनुवांशिकता के लिए जिम्मेवार होता है, जिसके कारण हम अपने जनक के समान दिखाई देते हैं, ठीक है। क्या चीज? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। अब यह जो क्रोमोसोम होता है डियर स्टूडेंट, यह दो चीजों से मिलकर बना होता है। क्या? किन चीजों से? दो चीजों से। या आप केंद्रक को बोल दीजिए या क्रोमोसोम को बोल दीजिए। दो चीजों से मिलकर बना होता है प्रोटीन और हमारा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल एक अम्ल पाया जाता है, उसकी संरचना सब चीज पर हम टिप से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उस चीज को हम लोग न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल इसलिए भी कहा जाता है उसको क्योंकि वो न्यूक्लियर में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। अब यह न्यूक्लिक अम्ल दो भागों में बांटा जाता है, आरएनए, डीएनए, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या है? राइबोस न्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो ये न्यूक्लिक अम्ल जो है वह दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, आरएनए एंड डीएनए, ठीक है। वास्तव में बताएंगे न्यूक्लिक अम्ल क्या है यार, अभी थोड़ा धैर्य रखो ना, अभी देखो ना पहले, ठीक है। तो जो हमारा जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है, वह ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड बंधों द्वारा मिलकर के बना होता है। न्यूक्लियोटाइड बंधों द्वारा मिलकर के जो न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लिक अम्ल जो है बहुत सारे ढेर सारे बंध, मतलब जैसे कि हमने क्या पढ़ रखा है? प्रोटीन पढ़े थे। तो प्रोटीन में क्या होता था? अमीनो अम्ल, ठीक है। तो अमीनो अम्ल किस बंध के द्वारा बंधे होते थे वहां पे? बताइए मुझे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में सैकराइड पढ़े, सैकराइड ग्लाइकोसाइड बॉन्ड द्वारा बंधा होता था, है ना। वैसे ही हमारा प्रोटीन किसके द्वारा? पेप्टाइड बंध द्वारा बनता था। पेप्टाइड बंधों के द्वारा बंधने के कारण बड़ी श्रृंखलाओं को हम लोग पेप्टाइड कहते थे, ठीक है, जिसमें लगभग आपका 100 से भी अधिक क्या आता था? एमिनो अम्ल आते थे, उसको हम लोग पेप्टाइड कहते थे, ठीक है। और 1000 से अधिक एमिनो अम्ल के समूह को हम लोग प्रोटीन कहते थे। उसी प्रकार डियर स्टूडेंट, जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड बंध द्वारा बंधे होते हैं, और जब ढेर सारे न्यूक्लिक अम्ल बंध जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ रहा है? धैर्य रखिएगा, सब समझ में आ रहा है। देखते हैं ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या है, अर्थात राइबो जो है न्यूक्लिक अम्ल क्या है उसको देखते हैं। क्या है न्यूक्लिक अम्ल, किसे कहते हैं और क्या है, इसकी संरचना क्या होती है? चलिए डियर, जब हमारा न्यूक्लिक अम्ल का, किस चीज का? न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन किया जाता है, जल अपघटन, तो उसमें क्या क्या चीज मिलता है? देखिए, पहला पेंटोज शर्करा। क्या मिलता है? पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा का मतलब है 5 ठो कार्बन वाला शर्करा, ठीक है, सैकराइड। हमने पढ़ रखा है, पूरा अच्छे से पढ़ा, देखिएगा जाकर तब समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा चीज मिलता है हमको
दूसरा चीज जो मिलता है डियर स्टूडेंट वो मिलता है क्षार, नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजन युक्त क्षार। ठीक है। तीसरा चीज जो मिलता है वो मिलता है हमको फास्फोरिक अम्ल। और इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बनता है हमारा न्यूक्लिक अम्ल। कैसे बनेगा एकदम आराम से देखिएगा, पूरा संरचना बनाएंगे, पूरा आरएनए डीएनए बनाएंगे पूरा हम लोग। ठीक है, आज तो थोड़ा आराम से थोड़ा धैर्य रखना है बस और देखते जाना है। तो मेरे भाई पेंटोज शर्करा, जो हमारा आरएनए होता है, आरएनए उसमें जो पेंटोज शर्करा पाया जाता है, पेंटोज से ही स्पष्ट है। और मैं पूरा कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ा चुका हूँ, नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर के देखिए, तब समझ में आएगा। तो पेंटोज शर्करा का मतलब होता है ये, और ये होता है ये देखिए पायरेनोज संरचना। ठीक है, तो पायरेनोज में 5-6 जो है एक ऑक्सीजन और 5 क्या होता है, कार्बन होता है, जबकि पेंटोज में 1 2 3 4 कार्बन होगा और 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ डियर स्टूडेंट ये है हमारा ये है क्या चीज, आरएनए, सॉरी डीएनए बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज डीएनए। ठीक है, डीएनए, ये डीएनए का क्या चीज है, सिर्फ पेंटोज शर्करा है, अभी बचा हुआ क्षार और फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, ये कोई न्यूक्लिक अम्ल की संरचना नहीं है, सिर्फ जो है डीएनए में पाए जाने वाले शर्करा को मैं दिखाया, वो भी आपको सिर्फ शर्करा को दिखाया। इसी प्रकार हमारा जो आरएनए में पाया जाता है वह शर्करा होता है कुछ इस प्रकार से। ये है बीटा डी राइबोज, ये किसमें पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। तो ये शर्करा जो है कहाँ पाया जाता है, हमारा डीएनए में पाया जाता है, और यह शर्करा कहाँ पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, पूरा संरचना बनाएंगे डीएनए और आरएनए का, लेकिन पहले उसके संगठन को तो जानिए कि क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल में क्या क्या होता है उसको तो जानिए, आरएनए डीएनए में क्या देखिएगा। और दूसरा नंबर, जल अपघटन कराने पर एक चीज तो पेंटोज शर्करा मिल गया, पेंटोज शर्करा 5-5 जो है, दोनों में क्या है, 5-5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट बात करते हैं क्षार की। तो क्षार की जब बात करते हैं तो डीएनए और आरएनए में दोनों में क्षार होते हैं, और क्षार होते हैं 4 प्रकार के, लेकिन एक 5 प्रकार के होते हैं, और दोनों में एक ही क्षार का थोड़ा सा अंतर होता है, और ये होते हैं नाइट्रोजन युक्त क्षार। अभी बना के दिखाऊंगा एक चित्र। ठीक है, क्या क्या होता है आपका, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है, और यूरेसिल। तो ये जो चार होते हैं वह पाए जाते हैं हमारे डीएनए में। कहाँ, डीएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। और हमारा जो है डियर स्टूडेंट, जब आरएनए की बात करते हैं हम लोग, आरएनए की, तो एडेनिन भी रहता है, ग्वानिन भी रहता है, साइटोसिन भी रहता है, लेकिन थायमिन नहीं रहता, उसके जगह में आ जाता है यूरेसिल। क्या आ जाता है, यूरेसिल। तो ये सब कार्बन क्या है, क्षार है, जिसकी एक क्षार का मैं संरचना आपको बना के दिखाता हूँ। जस्ट लाइक साइटोसिन का देखिए, साइटोसिन। तो साइटोसिन का संरचना कुछ इस प्रकार बनता है, देखिएगा, NH2 N डबल बॉन्ड O। ठीक, ये डियर स्टूडेंट, ये सिर्फ साइटोसिन, मैं एक ठोक को बस बना रहा हूँ, ये भयानक है। ठीक है इसकी संरचना आपको नहीं बनाना है, ना आता है ना बनाना है, ना जरूरत पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ याद रखिएगा, नाम भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। क्या है, एडेनिन, एडेनिन, एडेनिन। ठीक है, ग्वानिन, ग्वानिन। उसके बाद साइटोसिन, साइटोसिन। उसके बाद डियर स्टूडेंट थायमिन, थायमिन, मिन। और उसके बाद आपका आ जाता है यूरेसिल,
यूरेसिल। तो याद ये रखना है, बस आपको एक चीज याद रखना है एकदम अच्छे से कि जो है यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, थायमिन नहीं पाया जाता, जबकि डीएनए में थायमिन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता। बस इतना याद रखिएगा। तो ये हो गया दो इसके संघटक। तीसरा संघटक है फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो फास्फोरिक अम्ल, उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। ठीक है, इसको पहले देख लीजिए आराम से, इत्मीनान से। मिटा रहे हैं, नोट कर रहे हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं फास्फोरिक अम्ल। तीसरा संघटक क्या है? फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल की जो संरचना होती है वह कुछ ऐसा होता है यार। आप सबको पता है फास्फोरिक अम्ल की फॉर्मूला होती है PH3PO4, है ना, और फास्फोरस का संयोजकता होता है 5। तो ये कैसे हो जाएगा आपका? कुछ इस प्रकार O, अगर मैं इसको क्या कराऊं डियर स्टूडेंट, 3H+ आयनिक कराता हूं तो PO4 3- लग जाएगा, मतलब 3 ऑक्सीजन में ये हो जाएगा। अब ये है हमारा फास्फोरिक अम्ल। क्या है? फास्फोरिक अम्ल। अब इन तीनों चीजों से मिल करके हमारा न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। तो देखें फिर न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, मिटा दें इसको, याद रहेगा सबको? वेरी गुड। न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना, क्योंकि दो प्रकार की संरचना होती है, दोनों को देखना है हमको। प्राथमिक संरचना, तो प्राथमिक संरचना कैसे बनता है ये देखो आप। प्राथमिक संरचना कैसे बनता है ये देखो आप। जब पेंटोज शर्करा के C1 कार्बन पर, पेंटोज शर्करा के C1 कार्बन पर जब कोई क्षार जुड़ता है, जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायोनिन, यूरेसिल, कोई भी जब क्षार जुड़ता है डियर स्टूडेंट, तो बनने वाले संरचना को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे कि मैं एक पेंटोज ले लेता हूँ, एक क्या लेता हूँ? पेंटोज ले लेता हूँ। आपको दिख रहा होगा, इधर से बना लेते हैं पेंटोज। एक पेंटोज ले लेते हैं, एक पेंटोज ले लेते हैं हम लोग। ये एक पेंटोज है। ठीक है, ये C1 कार्बन है, यहाँ रहता है हमारा OH, H, ठीक है, CH2, OH, H। ठीक है, अगर ये DNA हुआ तो यहाँ पे हमारा HH रहेगा। ठीक है, और यहाँ HOH रहेगा। RNA रहता है तो यहाँ OH रहता है, सबको पता है। अब यदि यहाँ C1 कार्बन की OH को प्रतिस्थापित करके यहाँ कोई क्षार जुड़ जाए, कोई भी क्षार हो सकता है, जैसे कि सबको पता है क्षार, है ना, तो यहाँ कोई क्षार जुड़ जाए तो मैं क्षार जोड़ देता हूँ एक बेस। तब इस संरचना को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। याद रखिएगा, साइड, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब डियर स्टूडेंट क्या होता है, इसी संरचना में जब हमारा क्या होता है, एक ये हो गया जो कि बेस, कोई क्षार। ठीक है, और इसके 5वें नंबर के कार्बन पर, ये 5वां नंबर होगा, 1 2 3 सॉरी चौथा नंबर, नहीं 1 2 3 4, ये 5वां। ठीक, CH2OH रहता है। 5वें नंबर के कार्बन पर जब कोई फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है तो बनने वाली संरचना को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड बनने के बाद क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। यहाँ पे OH को हटाइए और यहाँ पे एक हम क्या जोड़ देते हैं? फास्फोरिक जो है समूह जोड़ दिया जाता है, तब जाकर के डियर स्टूडेंट हमारा बन जाता है न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अभी इसमें RNA और DNA का सिर्फ एकमात्र पहचान, एक तो ये है, बाकी सब सेम रहता है। ये है। दूसरा क्या पहचान होता है कि बेस चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर इसमें थायोनिन है तो ये क्या होगा? DNA होगा। अगर यूरेसिल आया तो RNA बन जाता है। ठीक है, दो ही पहचान है मात्र। अब देखते हैं RNA और DNA की प्रारंभिक संरचना। आपको क्या करना है, मैं इसको DNA के लिए बना देता हूँ। ठीक है, DNA के लिए बनाता हूँ। तो DNA के लिए जब मैं बनाऊंगा तो देखिए क्या होने वाला है। और इधर RNA के लिए इसको बना देता हूँ, RNA के लिए। ठीक है, तो क्या होगा? DNA के लिए हम सबको पता है डियर, ये DNA के लिए ही होगा। ठीक है, अब बेस को आप कुछ भी चेंज करके रख दीजिएगा, यूरेसिल बस मत लीजिएगा। तो जब न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल करके बंध बनाते हैं,
कब? जब इनका कार्बन नंबर 3 से जो है डियर स्टूडेंट जुड़ते जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मेरे से, वो H रहेगा यहाँ, ठीक है, वो H रहेगा। तो यहाँ पे जब 3 नंबर के कार्बन पर जब जुड़ते जाता है ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड, तो बनने वाली संरचना क्या होती है? आरएनए होती है। जैसे कि यहाँ देखिएगा, आगे देखिएगा, यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा क्या चीज, इसको हटाइएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा P, ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? P जुड़ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं PCH2, और यहाँ फिर क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ आ जाएगा H, और यहाँ डियर स्टूडेंट हमारा बन गया ये देखिए कुछ ऐसा, ये यहाँ रहेगा हमारा बेस, यहाँ है H, यहाँ है H, ठीक है, और बस इतने तो होगा। फिर आगे क्या होगा? फिर ये आगे जुड़ते जाएगा, एक का क्या चीज, एक का हमारा 3 नंबर के कार्बन और 5 नंबर के जो है कार्बन पर योग होते जाता है। ये हो जाएगा P, फिर CH2, ठीक है, आगे फिर कंटिन्यू रहेगा। इधर अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूँ ये स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा? ये CH2 है, ये P है, ठीक है, फास्फोरिक है। ये आगे फिर क्या आ जाएगा हमारा? आगे आ जाएगा डायरेक्ट जो है ये H है, ये लीजिए, यहाँ पे बेस रहता है, बेस, ठीक, H OH, नहीं ये गलत जुड़ गया, ये गलत जुड़ गया भाई, ये गलत जुड़ गया है पक्का, ये गलत जुड़ गया, इसको थोड़ा सा साइड इधर आना चाहिए था। तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ रहा है, ये तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ता है, अब सही जुड़ा है H, ये लीजिए, ठीक है, H ओके, और यहाँ क्या रहेगा? P रहेगा, ये लीजिए, और ये हो जाएगा हम लोगों का OH नहीं रहता, यहाँ बेस रहता है, बेस, और यह H, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा फिर से हमारा? यहाँ आ जाएगा डियर स्टूडेंट H, और आगे चल करके यही CH2, और ये हो जाएगा P। तो ये जो संरचना आपको मिल रही है कंटिन्यू, आप बहुत लंबा बना सकते हैं। तो ये जो कंटिन्यू संरचना मिल रही है, ये है हमारा डीएनए की संरचना, प्राथमिक संरचना। ये एक न्यूक्लिक अम्ल है, कौन सा न्यूक्लिक अम्ल है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक न्यूक्लिक अम्ल है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की क्या है? संरचना है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक अम्ल की संरचना है, और न्यूक्लिक अम्ल ही क्या है? डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब आरएनए की बात करते हैं। तो आरएनए की बात करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ चेंज आ जाएगा, OH आ जाएगा, एक चीज। दूसरा मेरे भाई यहाँ क्षार है, तो क्षार हमारा मैं बता दी ना 5 प्रकार का होता है। तो यूरेजिल बस नहीं लेना है, बाकी कोई भी क्षार ले लीजिए तो वो डीएनए ही देगा आपको, ठीक है। और यहाँ आपको बाकी क्षार ले सकते हैं, लेकिन थाइमिन बस नहीं लेना है, थाइमिन बस नहीं लेना है, बाकी कोई भी क्षार ले सकते हो आप, 4 ठो। तो अब हम इसका संरचना बनाते हैं। इसका संरचना कैसे बनेगा? ये देखो, यहाँ भी सेम प्रक्रिया होती है, सेम प्रक्रिया। पहले इसको क्या है? ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड में बदलना है। न्यूक्लियोटाइड में बदलने के लिए यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा P, लेना पड़ेगा, प्राथमिक संरचना है ना ये, P लेना पड़ेगा, ठीक है। P लेने के बाद अब ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जब बन जाता है तो तीसरे नंबर के कार्बन पर देखिए 1 2 3, तीसरे नंबर का कार्बन डियर स्टूडेंट, 5वें नंबर के दूसरा का यहाँ भी रहने दीजिए, चलिए ठीक है, रहने दीजिए इसको, चलो रहने देते हैं। ये संयोग कैसे करता है ये देखो, बेस हाइड्रोजन H OH H OH, और ये हो जाएगा CH2 P, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोगों का H। तो ये दोनों जाके संयोग करते हैं, देखो C3 यहाँ का, दूसरे का C5 और पहले का C3, ठीक है। तो याद रखना, एक परिवर्तन आता है C1 पर, बेस आता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। दूसरा परिवर्तन आता है 5 नंबर के कार्बन पर, 5 नंबर के चौथा, पांचवा नंबर के कार्बन पर, तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। और जब तीसरे नंबर के कार्बन से दूसरा कोई न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, तब हमारा बन जाता है, फिर जैसे जुड़ते जाता है फिर बन जाता है आरएनए। तो ये हटेगा और यहाँ जाएगा P
P और यहाँ जाएगा CH2। थोड़ा सा बेंड हो गया, आप लोग को सीधा बनाना है। क्या बनाना है? सीधा बनाना है ना, सीधा बनाइएगा। CH2 ये देखिए, अब यही कंटिन्यू चलता रहेगा। इसकी यहाँ P आ गया ना, तो P के बाद सीधा सीधा H आ जाएगा इधर। ठीक है डियर, H आ जाएगा मेरे भाई, और ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। बेस OH जुड़ गया H, और ये है हमारा क्या चीज़ बताइएगा? CH2T। आगे चल रही है कंटिन्यू। इसी प्रकार नीचे भी जा सकते हो आप। नीचे लाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा P, यहाँ आ जाएगा CH2, ओके, ये हो जाएगा H, ठीक, ऐसा ये कंटिन्यू नीचे से की ओर चलेगा। ठीक है, H, यहाँ P आ जाएगा P, और ये हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कंटिन्यू क्या बन गया हमारा? RNA बन गया, RNA, और ये बन गया DNA। तो दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड की आपने संरचना देख ली। दैट्स क्लियर है यार। अब इसको भैया पूरा आप लोग छापना है तो छाप लीजिए, समझना है तो समझ लीजिए, मैं तो पूरा समझा दिया आपको। दैट्स क्लियर ना। अब देखते हैं इसकी द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचना, न्यूक्लिक अम्लों की द्वितीयक संरचना। न्यूक्लिक अम्लों की अर्थात RNA DNA की द्वितीयक संरचना। तो ये इसको कैसे बनाते हैं, देखिए कैसे बनाना है आपको। इसको पहले देख लीजिए, जान लीजिए क्या क्या है इसमें। इसे दिया था किसने? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस किक ने दिया था इसको। इसने फ्रांसिस किक ने दिया था। ठीक है, इस संरचना को। इसके अनुसार क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक जो है न्यूक्लिक अम्ल जो है की संरचना द्विकुंडलित होती है, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड के साथ, न्यूक्लियोटाइड हमने बनाया था अभी जस्ट प्राथमिक संरचना में, बनाया था कि नहीं, कैसे बना था देखे थे सब लोग। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड के साथ उसके क्षारों के मध्य हाइड्रोजन बंध के जुड़ने से जो है द्वितीयक संरचना प्राप्त होती है, द्विकुंडित द्वितीयक संरचना प्राप्त होती है, जिसमें हमारा एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ द्वि हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 ठो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। थायमिन को जब हटाओगे, एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ा रहता है 3 डबल बॉन्ड के साथ, अभी बनाएंगे हम। तो अगर थायमिन को हटाओगे तो उसकी जगह में क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा, और यूरेसिल आया तो फिर क्या बन जाएगा? RNA बन जाएगा, और थायमिन रहेगा तो क्या बनेगा? DNA बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। ठीक है डियर, जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ बनाने का, स्पेशल नहीं आता है। 34 एंगस्ट्रॉम ये, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको बड़ा इसलिए जानबूझ के बड़ा बनाया हूँ, सब बराबर रहते हैं, बड़ा बनाया हूँ जानबूझ के, ठीक है। क्यों बनाया हूँ इसको देखना समझना है। ये पेंसिल के जैसा है, ठीक है। ये देखिए
तो ये हो जाएगा एडेनिन, ये हो जाएगा थाइमिन। ठीक है, इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंट देखिएगा, क्या डिफरेंट नजर आता है आपको। कुछ समझ में आ रहा है? ये है आपका साइटोसिन और ये है ग्वानिन। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारा यहाँ हो जाएगा थाइमिन। तो ये हो जाएगा हम लोगों का थाइमिन के साथ एडेनिन। ठीक है, और ये थोड़ा सा नज़दीक हो गया, इधर थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, चलो देख लेंगे, समझ में आ रहा है। ये लीजिए, और ये हो गया हम लोगों का ग्वानिन और ये हो गया साइटोसिन। ओके, ऐसा ये बन गया। ठीक है, ये है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल की संरचना, मतलब डीएनए। अब देखिए भैया, आपको याद है एक चीज रखना है, एडेनिन और थायोनिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, और ध्यान रखना है आपका साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, 2 हाइड्रोजन बंध। ठीक है, ये होता है एक न्यूक्लियोटाइड, ये है, ये जो दिख रही है आपको एक न्यूक्लियोटाइड ये है, ये जो गया हुआ है ये एक न्यूक्लियोटाइड ये है। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ द्विकुंडलित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिसमें आपका दोनों क्षार के मध्य, एक के न्यूक्लियोटाइड के क्षार और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के क्षार के मध्य हाइड्रोजन बंध द्वारा ये क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं, इस प्रकार से जुड़े होते हैं। जहाँ एडेनिन साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध, एडेनिन और थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर थाइमिन को हटाओगे तो आरएनए में क्या हो जाएगा? थाइमिन की जगह में आ जाएगा यूरेसिल। समझ में आ रहा है? यूरेसिल आ जाएगा। तो ये है आपका द्वितीयक संरचना। समझ में आ गया? ओके, अब देखते हैं आरएनए के बारे में बात करते हैं। आरएनए क्या है, कैसे कार्य करता है, सब कुछ समझ में आ गया कि यही हमारा क्या है? अनुवांशिकता के लिए कारक है, मेन फैक्टर यही है। ठीक है, और यही जो है आरएनए और डीएनए मिलकर के क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। और क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियर में पाया जाता है, सेल के, कोशिका के न्यूक्लियर में। ठीक है, केंद्रक में पाया जाता है। ओके, तो यही हमारे किसके लिए? अनुवांशिकता के लिए। हम अपने जनक के जैसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनका आरएनए डीएनए, अभी देखेंगे हम लोग कैसे रेप्लिकेशन होता है और आपका डुप्लीकेशन होता है, अभी सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आरएनए का वर्गीकरण देखो यार भाई, क्या है? कुछ ऐसे जैव तंत्र होते हैं, जिसमें केवल एक ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल हमने समझ लिया कि आरएनए डीएनए 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जैव तंत्र होते हैं जिसमें केवल न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए पाए जाते हैं। तो उनमें अनुवांशिकता का कारण सिर्फ आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। क्या होता है? आरएनए होता है। तो आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? उसमें अनुवांशिक न्यूक्लिक अम्ल या जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीनेटिक आपका आरएनए कहा जाता है। ठीक है, अनुवांशिक आरएनए कहा जाता है। किंतु ऐसे जैव तंत्र जैसे कि मनुष्य हो गया, ठीक है, तो उसमें जो है 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, आरएनए और डीएनए। तो उसमें जो है हमारा डीएनए जो होता है वह मुख्य अनुवांशिकता के लिए कौन जिम्मेवार होता है? डीएनए ही होता है। ठीक है, अनुवांशिक और जीन के लिए डीएनए जिम्मेदार होता है। तो उस केस में हम आरएनए को नॉन जीनेटिक कहते हैं। ठीक है, जिसमें अनुवांशिकता के लिए आरएनए जिम्मेदार होता है उसमें जीनेटिक कहते हैं, आरएनए को जीनेटिक कहते हैं। और हम में जैसे मनुष्य में अनुवांशिकता डीएनए के कारण होता है, आरएनए के कारण नहीं होता है, डीएनए के कारण। तो आरएनए को हम लोग नॉन जीनेटिक कहते हैं। ठीक है, नॉन जीनेटिक कहा जाता है। किंतु आरएनए का काम होता है डीएनए के संदेशों को, मैसेज को हमारे विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, केंद्रक में विभिन्न जगहों पर, जैसे राइबोसोम देखेंगे हम लोग, राइबोसोम तक पहुंचाना, वो किसकी जिम्मेदारी होता है? आरएनए का होता है। तो आरएनए का वर्गीकरण, डियर स्टूडेंट,
मोस्टली 3 पार्ट में किया गया है। एक होता है mRNA, ठीक है, mRNA, दूसरा होता है rRNA और तीसरा होता है tRNA। तो बात करते हैं mRNA की। तो m का मतलब होता है मैसेंजर। क्या होता है? मैसेंजर RNA। तो डियर स्टूडेंट, डीएनए से ऐसे आरएनए जो डीएनए से जेनेटिक सूचनाओं को राइबोसोम तक ले जाते हैं तो उसे मैसेंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो राइबोसोम का लगभग 75% भाग जो है, 75% भाग जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, वह वास्तव में क्या होता है? हमारा आरएनए, वह भी आरएनए होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आरएनए, ठीक है, क्या बोलते हैं? आरएनए। ओके डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं टीआरएनए का, ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण। तो हमारा जो ट्रांसफर, अच्छा इसको पूरा नाम होता है डियर स्टूडेंट राइबोसोमल। क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि यह राइबोसोम में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ जब क्या हुआ, देखो, डीएनए से सूचना मिला कि भैया प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन की आवश्यकता है बॉडी को, डीएनए सूचना देगा, ठीक है। तो वो जो ले जाने वाला सूचना ले जाने वाला है वो क्या हो गया? एमआरएनए। जैसे सूचना कहाँ पहुंचा? राइबोसोम में पहुंचा। तो राइबोसोम में जो 75% जो प्रोटीन बनाने में काम आ रहे हैं आरएनए, वो क्या हो गए? आरएनए हो गए, क्योंकि राइबोसोमल के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए राइबोसोमल आरएनए हो गए। अब यहाँ जो प्रोटीन निर्मित हुआ तो उसको बॉडी के विभिन्न पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए, मतलब वहां से आपका स्थानांतरित करने के लिए प्रोटीन को, एमिनो अम्लों को स्थानांतरित करने वाला आरएनए को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर, स्थानांतरित करने वाला आरएनए को बोलते हैं टीआरएनए, स्थानांतरण आरएनए। इसका जो है आणविक द्रव्यमान डियर स्टूडेंट लगभग 23,000 से लेकर के 30,000 के मध्य में इसका आणविक द्रव्यमान होता है। ओके डियर, अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, आरएनए की जो है न्यूक्लिक अम्लों के कार्य। तो जैसे कि आप सबको समझ में आ गया है कि भाई न्यूक्लिक अम्ल हमारे जीन के लिए, अनुवांशिकता के लिए जिम्मेवार होते हैं, है ना। तो इनका 2 कार्य होता है, एक होता है रेप्लिकेशन और दूसरा होता है डियर प्रोटीन संश्लेषण। तो रेप्लिकेशन क्या है ये सुनिए। हम सबको यह समझ में आ गया कि केंद्रक में भैया क्रोमोसोम पाए जाते हैं और क्रोमोसोम बने होते हैं आपके न्यूक्लिक अम्लों से। न्यूक्लिक अम्ल मतलब आरएनए और डीएनए। तो जब क्या होता है, जब कोशिका विभाजन होता है डियर, क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन होने के साथ साथ क्या होता है? केंद्रक का भी विभाजन होता है, केंद्रक का भी विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो केंद्रक जब विभाजित होगा तो केंद्रक में पाया जाने वाला जो हमारा क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है, वह भी विभाजित हो जाता है और उसमें एक गुण पाया जाता है कि वह स्वयं की तरह डुप्लीकेट कॉपी बनाने की क्षमता रखता है, जिससे कि जो जनक है, पूर्व जो विभाजन होता है तो जो जनक कोशिका है, जो गुण उसमें है वही कोशिका संतति में भी, नए कोशिका में भी आ जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी बनाने की प्रक्रिया को ही रेप्लिकेशन कहा जाता है, किसमें? न्यूक्लिक अम्ल में, ठीक है। तो ये कैसे संभव होता है? ये जैसे कि आपने अभी जस्ट देखा न्यूक्लिक अम्ल की द्वितीयक संरचना। तो द्वितीयक संरचना में हमने क्या देखा? अगर द्वितीयक संरचना को सिंपल मैं सीढ़ी की तरह बनाता हूँ, कुछ इस प्रकार से सीढ़ी की जैसा बना देता हूँ, ठीक है। सीढ़ी की तरह बना देते हैं, ये लीजिए सीढ़ी की जगह जैसा, ठीक है। ये आपने देखा कि ये हमारा क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल की संरचना है। न्यूक्लिक अम्ल की क्या है? संरचना है, इस प्रकार से, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट होता क्या है ये सुनो, ये दोनों बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, अभी जुड़े हुए हैं, है ना।
डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि आपका ये हो जाएगा GC हो जाएगा, और हमारा AT हो जाएगा, और ये हो जाएगा TA। ठीक है, थायमिन, एडनिन, थायमिन, एडनिन, एडनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन और साइटोसिन इस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है, जब कोशिका विभाजन होता है तो ये भी विभाजित हो जाते हैं। और ये कैसे विभाजित होते हैं भैया, तो एक जो है एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। कैसे, एक कोशिका के साथ ये चला जाएगा और एक कोशिका के साथ ये चला जाएगा। देखो ये अलग हो गया और ये अलग हो जाता है, दूर आ जाता है। इस प्रकार से ये दूर आ जाता है। ये देखिए विभाजित हो गया। तो विभाजन के पश्चात इसमें डुप्लीकेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। इसकी इधर TACG है, तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब यह T है तो इसके नजदीक कौन आ जाएगा, ये T है तो इसके पास आ जाएगा A दूसरा वाला ना, और इसके पास आ जाएगा T, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, कॉपी हो जाता है इसका। C के पास G और यहाँ G के पास C। तो ये हो गया हमारा किसमें, जनक में, जनक कोशिका में रहेगा। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ एक संतति बन जाता है, संतति नया, इस प्रकार से। तो इसमें ये क्या था, ये पहले से था, ये नया है, ये नया आया, ये नया बना है, ये पुराना है, ये नया बना है। लेकिन ये पूरा क्या है, जनक है, पुराना है इसलिए जनक है। और ये हमारा मान के चलो ये क्या हुआ, विभाजन के पश्चात बन रहा है। तो विभाजन के पश्चात बन रहा है तो ये पुराना है, क्योंकि ये इससे अलग होकर के बना है ना, ये दोनों एक साथ से पहले ये अलग होकर बना है। ठीक है, तो इसमें पहले से क्या था, ये G था तो यहाँ C था, ये C था तो यहाँ G था, यहाँ A था तो यहाँ T था, और यहाँ T था तो यहाँ A था, पहले से था। अब ये नया बनेगा, इसको नया बनेगा क्या, GCAT। ठीक है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल। तो ये प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, रेप्लिकेशन कहलाती है। समझ में आ गया, दैट्स क्लियर ना। चलिए देखते हैं प्रोटीन संश्लेषण कैसे करते हैं लोग। प्रोटीन संश्लेषण कैसा होता है यार, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होता है, डीएनए में जो क्षारकों का क्रम होता है। ठीक है, डीएनए में जो क्षारकों का क्रम होता है, जस्ट लाइक एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, इधर रख देते हैं, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। जो डीएनए में क्षारकों का जो क्रम होता है उसका सेम टू सेम कॉपी एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में जो है होता है। ठीक है, और वह उसी से बनता है, एमआरएनए उसी से बनता है। ठीक है, इस प्रकार बनता है। और जैसे ही एमआरएनए अब आरएनए का होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइटोसिन के प्लेस पे हमारा आ जाएगा क्या चीज, साइटोसिन के प्लेस पे आ जाएगा हमारा यूरेसिल। ठीक है, और जैसे ही ये एमआरएनए बनता है तो इसका जो है क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, ये दोनों विभक्त हो जाते हैं। और ये जो हमारा एमआरएनए है वह चला जाता है किसके लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। कहाँ, राइबोसोम में। राइबोसोम में कहाँ चला जाता है, राइबोसोम में। इस मैसेज को लेकर के, डीएनए का मैसेज को लेकर के, एम है, एमआरएनए मैसेंजर है, तो ये कहाँ चला जाता है, राइबोसोम में। और राइबोसोम में जब जाता है डियर स्टूडेंट, तो वहाँ राइबोसोम में हमारा इसको, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब राइबोसोम में जाता है, राइबोसोम में जो है क्या करता है, यह आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए के माध्यम से, कि दोनों के मिल करके क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको डियर स्टूडेंट हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ जो है राइबोसोम में क्या होता है, हमारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, देख लेते हैं आरएनए और डीएनए में डिफरेंट क्या क्या है। डीएनए, आरएनए, इसमें डबल सूत्र होता है, डबल सूत्र। ठीक है डियर स्टूडेंट, डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें केवल एक सूत्र होता है,
ठीक है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन क्षार होते हैं। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। ठीक है, यूरेसिल होता है। डियर इसमें लिखिएगा, इसमें हमारा एडेनिन और थायमिन के मध्य डबल बॉन्ड की जोड़ी होती है, जबकि इसमें एडेनिन और यूरेसिल के मध्य डबल बॉन्ड की दो हाइड्रोजन बंध की जोड़ी होती है। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, इसमें डीऑक्सी D2ऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। इसमें डी राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, राइबोज शर्करा होती है। डियर स्टूडेंट, लास्ट फाइनल हमारा ये है क्या कि यह जीनेटिक अनुवांशिकता के लिए जिम्मेवार होता है। यह डीएनए के सूचनाओं को स्थानांतरित करता है। ठीक है, फाइनल छठवां और लिख सकते हो कि डीएनए प्रत्येक जैव तंत्र में होना आवश्यक नहीं है। जैव तंत्र में होना आवश्यक नहीं है, जबकि आरएनए प्रत्येक जैव तंत्र में होना आवश्यक है। ठीक है, सातवां लिख सकते हो डियर स्टूडेंट की जिन जैव तंत्रों में डीएनए नहीं होता उसमें आरएनए को जो है जेनेटिक न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, जबकि जिसमें डीएनए होता है उसमें आरएनए को जो है नॉन जेनेटिक न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इस प्रकार से आप थोड़ा सा और लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।